ठीक है, हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट, 1 gram of carbohydrates provides you 3.8 calories of energy and 1 kilogram of carbohydrates provides you 3800। जब आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 को तो 3800 कैलोरी हो जाएगा। इसी को हम किलो कैलोरी भी कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स यू 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। उसके बाद फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जी जिनको आवाज नहीं आ रही काइंडली वो हेडफोन्स यूज कर लें, मैं इससे ऊंचा नहीं बोलती होती और आवाज बाकी सबको क्लियर आ रही है। ठीक है, आपके लैपटॉप का वॉल्यूम नहीं सही। मस्जिद में जाके तो नहीं, अब मैं स्पीकर लगा के ऐलान करके पढ़ा सकती, इतना ही होता है वॉल्यूम, आपकी तरफ प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। जिनमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, जिनमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में डबल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइसेकेराइड, ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन एक कैटेगरी आती है इसकी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या है? ओलिगोसेकेराइड ऑब्जेक्टिव्स में आता है, आपने याद रखना है। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर कितने शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसमें 3 to 9 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब 9 से जितने भी ज्यादा होंगे उसको हम पॉलीसेकेराइड वाली कैटेगरी में रखेंगे। अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जैसे ग्लूकोज है उसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है, वो मोनोसेकेराइड में आएगा। जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल हों, ग्लूकोज जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हों, वो डाइसेकेराइड में आएगा। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 9 तक जो है शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर फोर्थ टाइप कार्बोहाइड्रेट्स की आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है जी? प्रॉब्लम तो नहीं होता, खैर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं? उसके अंदर 9 से ज्यादा जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हो, मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब भी आपको पता है मेनी होता है। अब फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम क्या लिखते हैं? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपने मेक श्योर करना है कि आप केमिकल नेम्स लिखें। तो सबसे पहला तो आपको पता ही है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। इसमें से जो भी याद रहता है रख लेना, लेकिन ये याद रखना स्टार्च, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है। अच्छा, पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं ना, वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू है, एनिमल स्टार्च। ठीक है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स अपने कवर कर लिए। ठीक है, एनिमल स्टार्च कहते हैं ग्लाइकोजन को। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स में इस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म। अच्छा, नमूना एंजॉइंग करें, आपको कौन से मजे आ रहे हैं? अच्छा जी, प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन को अब देखना मैं कितना, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, फिर जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की लिखी है ना, उसी डायनामिक के ऊपर मैं आपको प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट 18% इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी नहीं लिखते, बस ह्यूमन लिख देते हैं।
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसकी सबसे बड़ी जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। जैसे हमारे घर जो हैं वो ब्रिक्स और स्टोन से मिलकर बने हुए होते हैं, इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल किससे मिलकर बना होता है, जब आपको सेल पढ़ाऊंगी तो पता लग जाएगा, वो 70 to 80% प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, वो है आपका, चुप करो मैं मोना, वही बात कर रही हूँ मैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है आपका वायरस है, वायरस भी प्रोटीन से मिलकर बना है। सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी 70 to 80% प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अमीबा नहीं है आयशा, वायरस है। क्या जी, उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह के 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना प्रोवाइड करती है, एनर्जी ऑलमोस्ट उतनी करती है जितना कार्बोहाइड्रेट करता है। ये करती है जी 4.3 कैलोरीज। 4.3 को अगर राउंड ऑफ करके आप लिखें तो क्या बनता है 4, 3.8 को राउंड ऑफ करके लिखें तो क्या बनता है 4। ठीक है, तो 4.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। उसके बाद 1 kg इज इक्वल्स टू 4300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, इसको 1 किलो कैलोरी भी कहते हैं। फिर फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे कहते हैं जी क्लासिफिकेशन इसकी कौन किस बेसिस पे की जाती है, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द नंबर ऑफ protein chains present in it, on the number of protein chains present in it. Proteins are classified on the basis of number of protein chains. ठीक है, सबसे पहली प्रोटीन की जो टाइप है दैट इज प्राइमरी प्रोटीन, ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा दूंगी। दूसरी है सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन में सिंगल चेन होती है, सेकेंडरी में डबल चेन होती है। टर्शरी प्रोटीन्स में ट्रिपल चेन होती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट वाली का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसका पता नहीं लगता, इसमें कोई चेन्स नहीं होती, ऐसे करके ना एक गोला सा बना होता है, आपको नहीं पता लगता कोई चेन है या नहीं है। ठीक है, तो वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से। जिस तरह हमारे अल्फाबेट्स के अंदर 26 लेटर्स होते हैं ना, इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या मौजूद होता है, 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स को अगर आप डिफरेंट सीक्वेंस में, जैसे अल्फाबेट्स को आप डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज करके ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं इंग्लिश के, इसी तरह इन 20 अमाइनो एसिड्स को आप डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज करें तो आप क्या कर सकते हैं, हजारों में प्रोटीन चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे इनको अरेंज करते हैं, जैसे एक धागे के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर हम पर्ल्स को अरेंज करते हैं ना, डिफरेंट कलर्स के पर्ल्स, तो उनका सीक्वेंस चेंज करते रहे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चेन्स बनती जाएंगी। अगर सिंगल चेन हो तो प्राइमरी प्रोटीन है। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। अगर सिंगल चेन हो तो प्राइमरी प्रोटीन है, अगर आपकी डबल चेन हो तो सेकेंडरी प्रोटीन है। टर्शरी प्रोटीन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चेन और एंडिंग पॉइंट ऑफ चेन पता होता है, ये टर्शरी प्रोटीन है। और क्वाटरनरी प्रोटीन में आपको कोई समझ नहीं आती किधर से क्या शुरू हुआ है, ऐसे गोला सा बना होता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मैं लिख देती हूँ, सुकून से पढ़ना है, खुद भी सुकून करना है, बाकियों को भी सुकून करने देना है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं कि भाई प्रोटीन्स की क्या एग्जांपल्स हैं। एक तो सारे के सारे आपके जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और इसमें भी आपने ये नहीं लिख लेना अंडा चिकन दालें प्रोटीन है, इस तरह की एग्जांपल नहीं देनी होती। हमने कौन सी एग्जांपल देनी है, साइंटिफिक नेम्स उनके।
इंसुलिन आपकी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन आपकी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन आपकी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के बाद ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अभी एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ना है, तो ऑल एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। इंसुलिन, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन, और क्या किया जाए, कैरेटिन भी प्रोटीन है, हमारे हेयर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, पेप्सिन तो एंजाइम हो गया ना जुनैरा, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं, मैंने कहा अभी मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाने हैं तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये देखो, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम डायनामिक्स पे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, सेम पे प्रोटीन को पढ़ा, और हम सेम पे फैट्स को पढ़ेंगे। जब आपको 5 नंबर का बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आएगा और आप इस तरह से उसको करेंगे ना, तो फिर आपको आपको फायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला फैट्स है। फैट्स आर और शुड present at least 10% in human body. 10% of human body should be fat. ठीक है, क्लासिफिकेशन में रिपीट करने वाली शेरोज कोई चीज नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटीन चेन्स की बेसिस पे किया गया, सिंगल चेन, डबल चेन, ट्रिपल चेन, और चेन ना हो तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो तो क्वाटरनरी प्रोटीन है। हमने भी सेम इसी तरह लिखा है पेपर में। हाँ जी, इसी तरह लिखना है पेपर में, लेकिन काइंडली इतनी सी अकल कर लेना कि पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट 10% in human body, सिंगल, डबल, ट्रिपल और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो तो क्वाटरनरी प्रोटीन। इस बेसिस पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चेन्स, प्रोटीन चेन्स पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया। अब मुझे पागल ना कर दिया करो, आखिर मैंने भी याद किया होता है, मुझे भूल जाता है, मेरा भी तो रट्टा हो सकता है ना। अब पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, शुरू ही हो जाते हैं। इसमें प्लांट और एनिमल का कोई एग्जाम्पल है प्रोटीन का? नेक्स्ट आप इसको सर्च कर लें। अच्छा जी, सुहेल, आपकी ये कसर रह गई थी कि अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर गनमन मारें, अकल करो। अच्छा, फैट्स जो हैं, फैट्स नहीं, चैट में ऑफ नहीं करती होती, इट्स ओके, मुझे आदत है, मैंने 500 लोगों को पढ़ाया हुआ है, मैं हैंडल कर लेती हूँ। फैट्स आर प्रेजेंट 10% इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट्स जो हैं वो एटलीस्ट 10% प्रेजेंट होने चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा यहाँ पे लिखते हैं कि आपकी जो बॉडी है ना, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। चलो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब आपने पेपर में जिसको अकल होगी वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर खाली नहीं लिखेगा, वो लिखेगा फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और फैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक हो गया ना, मतलब अपनी अपनी अंग्रेजी है ना, तो आपकी तो बहुत अच्छी होगी, तो आप तो सीएसएस का पढ़े होंगे, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया करना, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना, लेकिन बुलेट पॉइंट्स लिखा करें। 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो कोशिश किया करें 5 पॉइंट्स लिखा करें। आज ये बातें कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हर क्वेश्चन ये जो पढ़ाती हैं उसमें 5 हेडिंग्स होती हैं या 10 हेडिंग्स होती हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो लंबे वाले होते हैं 5 होते हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं उसमें ये 10 लिखती हैं। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें। आपको पता है, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने का उतना फायदा नहीं होता जितना आप वहां पे जिस तरह से करते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, जितना ये मैटर करता है और कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, तो उन 3 आवर्स में आपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये हो गया। उसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई फैट से कितनी कैलोरीज एनर्जी मिलती है। थर्ड पॉइंट है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और 1 किलोग्राम। आज जल्दी लिख रही हूँ मैं, बहुत तेज टाइप करती हूँ, आइंदा आपने कोशिश करनी है कि आप लोग ना रेडी होके बैठें। जो लोग नोट्स बना रहे होते हैं ना, वो कभी भी चैट में क्वेश्चन नहीं करते, मुझे उनका इतना आइडिया है। ठीक है, और जो लिख नहीं रहे होते, नोट नहीं कर रहे होते ना, वो फिर इधर इधर टाइप करते रहते हैं।
तो आगे आगे मैं जाकर तेज हो जाऊंगी, आज फर्स्ट लेक्चर है, सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जरा समझ जाए कि किस तरह हो रहा है। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने जो फैट्स की करनी है ना, वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन हमने किस पे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फैट्स। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो कुछ फैट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। सॉलिड वाले जैसे घी है, बटर है, चीज है, और लिक्विड वाले ऑयल्स होते हैं आपके सारे के सारे। तो हम लिख लेते हैं जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। अच्छा, सैचुरेटेड फैट्स में ना सिंगल कार्बन कार्बन चेन बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। फिर अनसैचुरेटेड। अच्छा, अगर आपको आज लेक्चर में तो थोड़ी बहुत कमी भी लगे ना, ये आगे कवर हो जाएगी। उसका ये कहने का मकसद मेरा ये था कि एक तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाए ना, फिर वो मेरा थोड़ा सा वो खराब हो जाता है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, शायद उस वजह से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाए। और प्लस आपके ये जो ढेरों ढेर मैसेजेस आते हैं ये, और फिर मेरे मोबाइल के ऊपर भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। खुदा का खौफ करो, अब उधर तो ना करो, इधर कर लो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना आप आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी कल से कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड आपके जो फैट्स हैं उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपके ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये हमारे जो पेट्रोल पंप पे भी जो ऑयल ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, डीजल होता है, इनको भी हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन पॉलिटिक्स, ऑयल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अच्छा, हाइड्रोकार्बन जो है इनमें अगर कार्बन कार्बन सिंगल चेन हो और हर बाकी हर तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, और वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो जाएंगे ना। कार्बन के बीच में, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, अब इसमें हाइड्रोजन ऑब्वियसली कम लगेंगे, तो इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये आपके ऑयल्स होते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको एक लाइन में एडजस्ट करने की, इस तरह, ठीक है। ये आपके ऑयल्स वगैरह जो होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फैट्स की क्या होगी, इसकी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं टर्पेनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। मैंने आपको कहा था ऑयल, मक्खन, घी, इस तरह ऑलिव ऑयल, इस तरह की एग्जाम्पल तो नहीं देनी ना बच्चों वाली, आपने उनके केमिकल नेम्स लिखने हैं। फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स, वैक्सेस। एनिमल स्किन या प्लांट्स के नीचे रेजिन्स मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एनिमल रेजिन्स और वैक्सेस। ये प्लांट से भी मिलती हैं आपको और एनिमल से भी मिलती हैं। तो ये सब की सब किसकी एग्जांपल्स हैं, ये सब की सब एग्जांपल्स हैं फैट्स की। तो फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपके विटामिन्स भी आएंगे, एंजाइम्स भी आएंगे। लेकिन अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स पे वैसे 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, एंड दैट इज मोर देन इनफ। अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑयल्स, सैचुरेटेड फैट्स आपके वो होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आपके होते हैं सॉलिड्स। अच्छा, जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स को क्या कहते हैं, फैट का एक मॉलिक्यूल, वन फैट मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये आपका एमसीक्यू है। वन फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल। ये आपने एज इट इज याद कर लेना। ज्यादा आपकी जो साइंस है ना, ऐसे 2 रुपए की साइंस है और आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है, इसको बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, इसको कुछ चीजें आपने एज इट इज याद करनी है, ठीक है। और रिपीट वाली बात मुझसे नेक्स्ट कोई ना करे, मैं रिपीट नहीं करती होती क्लास में, पहली दफा ही होश से सुनना है आपने, बिकॉज मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ज्यादा है कि मैं रिपीट करने लगूं तो बहुत सारे लोग वैसे भी बोर हो जाएंगे और फिर हम रिपीट ही करते रहे, ठीक है। तो रिपीट वाली बात, ये वाली तो फ्रैंकनेस ही नहीं है ना मेरे साथ।
क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही हूँ आज। तो आगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी, जब मैं तेज पढ़ाऊंगी तो फिर तो रिपीट वाला कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये अभी बहुत ही आधा घंटा लगा के हमने 2 रुपए का क्वेश्चन एक पढ़ा है, जिसपे आपने मेरा सर खपा दिया है, ठीक है। तो अब इंसान के बच्चे बन जाओ, सीरियस हो जाओ, ठीक है। नोट्स वैसे ही बनाने हैं जैसे लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आपने पेपर में कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए भाई, इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। शेयर नहीं किया जाएगा, आपके पास मौजूद है ना फोन और वो, तो अपने अपने स्क्रीनशॉट अपने अपने हाथों से लेते जाए, ठीक है। खुद ही इसको सेव करते जाओ और अपने फोल्डर में डालते जाओ। मैं स्क्रीनशॉट नहीं, मुझे लेना ही नहीं आता कैसे लेते हैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या डिसाइड किया था, एंजाइम्स का क्वेश्चन डिसाइड किया था। एंजाइम्स देखना, अब मैं एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 10 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताना है कि हम एक क्वेश्चन को बड़े सारे टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़े सारे तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, एंजाइम होते क्या है। अच्छा, आपने वो सवाल नहीं पूछना कि जो मैंने नहीं लिखा ना, तो इट मीन्स कि वो नहीं करना, वरना जो जो पेपर में करने की जरूरत है वो मैं खुद ही लिख देती होती हूँ। डायग्राम बनाने की जरूरत होगी, मैं खुद डायग्राम बनाया करूंगी। अच्छा जी, एंजाइम्स देखते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हाँ, क्वेश्चन एंड पे पूछ लेना, साथ में पूछ लिया करो, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड टू increase, that are used to determine, decrease भी करते हैं sometimes, that are used to determine the rate of reaction and are specific for each type of reaction. Each type of reaction. एंजाइम की सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनका रेट डिटरमिन करता है, ठीक है। उनको स्पीड अप करता है, उन रिएक्शंस को पॉसिबल बनाता है, उनको इनिशिएट कराता है। सो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, स्लो कर सकता है, उसका रेट डिटरमिन कर सकता है। कैटलिस्ट कभी भी उस रिएक्शन के अंदर खुद हिस्सा नहीं लेता, और ना ही प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई असर डालता है, और ना ही रिएक्टेंट्स के ऊपर कोई असर डालता है। तो अब क्या हमने करना है, हमने क्या करना है कि ये जस्ट ऐड किया जाता है उस रिएक्शन, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that are used to determine rate of any reaction and are specific for each type of reaction। ऐसी नहीं है कि आपका एक एंजाइम है और मल्टीपल रिएक्शंस के लिए वो यूज हो सकता है। हर रिएक्शन के लिए आपको डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की जरूरत होती है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि कैटालिस्ट किसको कहते हैं। कैटालिस्ट कहते हैं ऐसी चीज को जो कैटलाइज करे किसी रिएक्शन को। कैटलाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड को इंक्रीज करे, ठीक है, उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे। मतलब क्या है, एक ए रिएक्टेंट है, वो बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, वो रिएक्ट वैसे भी कर लेगा लेकिन बहुत ही स्लो करेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, और कन्वर्ट होगा सी और डी में। थोड़ा ज्यादा सा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में सी और डी बना देगा। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें, सपोज हम यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा ऐड करते हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट अगर आप यूज कर दें, तो ये रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। जैसे ही रिएक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस एट अ ग्रेटर रेट, ठीक है। तो ये है। अब क्या है, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हमारे पास तरीकाकार ये है कि हमारे पास एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो हैं हम बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते जाएंगे, और जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा एंजाइम वाला, ठीक है।
सैयद तस्लीम हुसैन शाह, अगर आपको होश है तो आप देख लीजिए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े हैं। ये ले, मैं इसको ग्रीन कलर का कर देती हूँ, मतलब कि ये भी एक सवाल है पूछने वाला। यार हद नहीं होती वैसे। ना जाने आप लोगों को क्या है, आप लोग सीएसएस कैसे करेंगे और कल को फाइलें पढ़े बगैर साइन करेंगे, खुद भी मरेंगे, किसी और को भी मरवाएंगे। तो पाकिस्तान का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। इन आउटलाइन ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया हुआ था एंजाइम, ठीक है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा स्पीड से करूंगी, इग्नोर करूंगी अब आपकी चैट को। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। अब एंजाइम हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो एग होता है ना, एग व्हाइट के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, वो जो है एग व्हाइट जो है वो कोएगुलेट हो जाती है। कोएगुलेट का मतलब क्या होता है? सख्त हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ऑल एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम्स आर टेम्परेचर, एक ही देती हूँ फिर पूछेंगे कौन। एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर स्ट्रक्चर डी नेचर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे उसका स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाता है। उसके बाद थर्ड इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? थर्ड करेक्टरिस्टिक है एंजाइम की, अच्छा मैंने 10 पूरी करनी है तो मैं ना जरा स्पेस कम करती हूँ। एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स वर्क बेटर इन हाईली एसिडिक और बेसिक एनवायरमेंट। वेरी हाई पीएच या वेरी लो पीएच पे ये काम करते हैं। एंजाइम्स वर्क बेटर इन हाईली एसिडिक और बेसिक एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, पीएच या बहुत हाई होनी चाहिए या बहुत लो होनी चाहिए, पीएच में आपको कहीं आगे समझा दूंगी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हुए। ये हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं। जो जो याद आता जाएगा मैं लिखती जाऊंगी। हर दफा जब ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है। अगली बात क्या है? एंजाइम्स डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। एंजाइम्स डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। भाई इस्तेमाल नहीं होते, ये जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। अगर ऊपर मैंने आयरन लिखा हुआ ना कैटलिस्ट, तो ये आयरन की अमाउंट सेम ही रहेगी। ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ये रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, जस्ट स्पीड अप करा रहा है उसकी प्रेजेंस। तो एंजाइम्स डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। स्पेलिंग मिस्टेक अगर थोड़ी बहुत हो तो आपने खुद अपने ठीक लिखने हैं, मेरे गलत रहने देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एंजाइम्स क्या करते हैं? आपको नहीं लगता फिर एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स? आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बिकॉज इस्तेमाल ही नहीं होते, तो हमें इसको लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एंड प्लांट्स ऑल्सो हैव एंजाइम्स। ये एक दफा सीएसएस में एमसीक्यू पूछा गया था कि प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं या नहीं होते, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गलत किया था। तो अब मैं इसको करेक्टरिस्टिक में पढ़ा देती होती हूँ। प्लांट्स ऑल्सो हैव एंजाइम्स। सेवन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है सहर। प्लांट्स ऑल्सो हैव एंजाइम्स एंड एंजाइम्स डू नॉट चेंज एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स जो हैं
वो एंड प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करते। देन 8th कैरेक्टरिस्टिक, enzymes are reaction specific. Enzymes are reaction specific. Enzymes are substrate specific. Substrate क्या होता है? जिस रिएक्टेंट के ऊपर इन्होंने एक्ट करना है, जिस चीज के ऊपर इन्होंने एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करना है या उसको तोड़ना है या उसको जो भी करना है, ठीक है, उसके लिए एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। रिएक्टेंट जो होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। चलिए हम इधर लिख देते हैं, या जिस चीज के ऊपर भी उसने एक्ट करना होता है, हर उस रिएक्शन और हर उस सबस्ट्रेट की बेसिस पे वो करता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट भाई जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। ए और बी ने रिएक्ट करके सी और डी ही बनाना है। आप जो मर्जी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करें, उससे ए और बी के रिएक्ट करने से ई और एफ नहीं बनेगा, ठीक है, हमेशा सी और डी बनेगा। जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वही बनेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, ये भी हो गया। टेम्परेचर सेंसिटिव, पीएच की बात कर ली हमने, एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उसके बाद प्लांट्स में भी एंजाइम्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड हैं बिकॉज दे डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंजाइम्स मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि कुछ चीजें आप गूगल कर लिया करें, मुझसे ना पूछा करें, जो बच्चों वाली बातें हैं। दूसरी बात कि सीएसएस आपने करना है, मैंने नहीं करना। मुझे पढ़ाना शुरू नहीं करना आपने। चुप करके सुन लें, इंसान के बच्चे बन जाएं। अब जो मैंने लिखना था मुझे पॉइंट ही भूल गया, क्या था? जी, enzymes do not directly take part in any chemical reaction। नहीं नहीं, चैट ऑफ नहीं करूंगी मैं, आपको सीधा कर लूंगी। चैट ऑफ नहीं मैं करती होती, चैट ऑफ कर दूं तो ये तो मतलब ये हुआ मैंने आपसे हार मान ली। 200-250 बंदा हैंडल नहीं हुआ, मैं आपको सीधा कर लूंगी। ठीक है, इंसान के बच्चे आप बन जाएंगे, आप सोच समझ के सवाल करेंगे। चैट ऑफ करना कोई बात है? ये नहीं हुआ कभी आज तक और होगा भी नहीं। एंजाइम्स डू नॉट, यार फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ने का, ऐसे थोड़ा ही होता है। एंजाइम्स डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये हिस्सा नहीं लेते। हिस्सा लेने का मतलब ये होता है कि ए और बी के साथ मिक्स होकर कोई सी और डी की केमिकल कंपोजिशन में ये कोई फर्क नहीं डालते। होगा क्या, होगा यही कि ए और बी तेजी से रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस जस्ट इसने इतना करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। So enzymes do not directly take part in any chemical reaction. That's why enzymes cannot alter or cannot change the end product. I think now you have understood the seventh point, that enzymes do not change the end products. क्यों नहीं change करते? Because वो किसी reaction में खुद हिस्सा ही नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमने 10 characteristics यहाँ पे पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ना हमें ऐसे लग रहा है अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे इसमें ना एग्जामिनर 5 नंबर हमें नहीं देगा, तो हम एंजाइम्स की क्या करेंगे, एंजाइम्स की कुछ हम एग्जाम्पल्स लिख देंगे। एग्जाम्पल लिख देते हैं जैसे ही, तो वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी,
नहीं जी, सेम नहीं होगा। ये होता है कि एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता, एंजाइम की अमाउंट उतनी रहती है, ठीक है। एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता और डिटरमिन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेता, ये डिफरेंट बात है। एंजाइम्स की एग्जांपल लिखते हैं, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, यार अल्लाह का खौफ कर लो, बस करो, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख लिख के मैसेजेस ना करो, खुदा का खौफ कर लो। देखो सुमेरा ने भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि शर्म करें आप, ठीक है, शर्म कर लो प्लीज। इतना मैं पढ़ाने से नहीं थकती जितना मैं आपके इन ड्रामों से थक जाती हूँ। मैंने आपको कहा है ना, ये जो पैराग्राफ है अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स को लिखा करें। इधर आप पढ़ने आए हैं, इतने लंबे लंबे मैसेजेस क्यों करते हो, जैसे इधर कोई पता नहीं कौन सी जंग हो रही है। ये उधर किया करें, पूरा दिन होता है आपके पास 22 घंटे, इधर सुकून करें, इंसान के बच्चे बन के पढ़ लो, है ना। क्या है ये, खैर है, सही हो जाएंगे सारे। हाँ, नेक्स्ट माल्टेज भी है, ठीक है। तो अभी तक हमने मर मरा के 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी खैर है। नहीं खैर है वजिया, मैनर्स बेचारों को हैं वैसे ही। एंजाइम्स, अगर आपको 4th और 10th पॉइंट सेम लग रहा है ना, तो आप लिख लें एंजाइम्स, क्या लिखा हुआ है, different than the substrate specific reaction, how enzymes are specific different than the substrate। पहले तो शुएब आप अपना क्वेश्चन सीधा करें, फिर मैं इसका सीधा जवाब दूंगी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ऊपर मैसेज आ जाता है, खूब लिख रहे होते हैं और लिखने भी नहीं देते, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये है वो है। साहिल कहते हैं वीगो मंगवा लें इनको उठाने के लिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, आप ना अपनी स्क्रीन से ये चैट वाला बॉक्स जो है वो रिमूव कर दिया करें, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं नजर आएगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। मैम जितना आप करवा रही हैं काफी होता है आंसर के लिए, जी शहरोज काफी होता है। हाँ ना, अपनी स्क्रीन से ऑफ कर दो ना चैट, तो आपको नजर नहीं आएगी। मैं तो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तो आपकी बातें पढ़नी होती, नीचे पॉपअप्स आते हैं और आप उनको आंसर करती हैं तो डिस्टरबेंस होती है। कोई बात नहीं, मजा भी तो आता है आपको। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो यार, माइंड नहीं करो, ठीक है। मैं अगर अब इतना गुस्सा मैंने जिंदगी में नहीं किया जितना अभी तक मैंने कर लिया है, बस ठीक है। अच्छा जी, मजाक मजाक में चैट तो म्यूट मैंने कोई नहीं करनी, ठीक है। आपको इंसान बना के छोड़ना है मैंने, आप इंसान बनेंगे, मैं कुछ को इग्नोर करूंगी, कुछ को बेइज्जती करूंगी, आप लोग सीधे हो जाएंगे। लेकिन चैट ऑफ कभी भी नहीं हुई, मैंने नहीं करनी, चैट ऑफ नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता नहीं लगेगा। बहुत सारे सीरियस और पढ़ने वाले स्टूडेंट जो फ्यूचर सीएसपी हैं, वो ये होगा कि उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बीच में रह जाएंगे। सम टाइम मैं कोई गलती कर देती हूँ, कोई ना कोई स्टूडेंट उसको पॉइंट आउट करता है। सो प्लीज आप फजूल के मैसेजेस करने से बेहतर होता है कि आप उन लोगों के लिए स्पेस छोड़ा करें जिसने कोई काम की बात पॉइंट आउट करनी होती है। मैं इधर आपको गलत पढ़ा के चली जाऊं, मैं थकी हुई हूँ, मैं कोई एक पॉइंट गलत लिख दूं, ठीक है, लिख लेती हूँ सम टाइम, उसमें से कोई एक बंदा पॉइंट आउट करता है कि ऐसे नहीं मैडम ऐसे करना है, तो मैं वो ठीक कर देती हूँ। सम टाइम कोई बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर देता है जिसका आंसर जब आप देते हैं ना, तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मेरे बैच में किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया और वो सीएसएस के नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग फोन करें प्लीज, इंजॉय भी करना, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और रिपीट वाले जो हैं वो इंसान के बच्चे बने, और ये जो कहते हैं इस पॉइंट को समझाएं, तो जब मैं
पॉइंट पढ़ा रही होती हूँ ना, मैं साथ समझा भी रही होती हूँ। तो अगर आप ये चैट ना करें ना, बीच में टाइप ना करें, तो उसका फायदा ये होगा कि जो मैं बोल रही होती हूँ आप साथ साथ लिख रहे होंगे और अपने कानों के साथ सुन रहे होंगे, तो आपको समझ भी आता जाएगा। ठीक है। तो सीएसएस जिन लोगों ने करना है उनका टाइम वेस्ट ना करो। कुछ लोगों का इंटरनेट का पैकेज खत्म हो रहा है, उन्होंने रिन्यू करना है, 12 बजने वाले हैं। चलो 12 बजाओ और उसको पैकेज को रिन्यू कर लो, और आप 15 मिनट्स की ब्रेक लें। 12:05 पे क्लास दोबारा स्टार्ट होगी। क्लास लीव नहीं करनी करनी है तो कर लो, अपनी मर्जी है। ठीक है। मीटिंग इसी तरह जारी रहेगी। आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। आपको अलाउ, मतलब होस्ट को अलाउ करने की कोई नहीं होता, आप खुद ही आ जाएंगे, बस आपने ज्वाइन कर लेना। ठीक है। 15 मिनट्स की ब्रेक है। 12:05 पे दोबारा क्लास स्टार्ट होती है। अभी ये है कि अभी बहुत थोड़ा पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा और पढ़ा के फिर जाऊंगी। ठीक है। और मैम ये फाइल आप सेंड करेंगी माहीन आपके? मैं आपको कुछ सेंड नहीं करूंगी। ठीक है। सुकून करके इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने पास सेव करो। नोआ वाला बीच में कोई आया है? बायोमोलिक्यूल्स की स्लाइड दिखा देती हूँ। स्टूडेंट एट नोआ फर्स्ट आई हैव सीन दिस एंग्री। वो स्टूडेंट ज्यादा डिसिप्लिन भी थे वैसे। नहीं मोहम्मद, मुझे आपका पूरा नाम नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद बासित। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ इनको बताओ ना, मैं तो कभी गुस्सा ही नहीं करती, ये मुझे पागल कर देते हैं। इट्स ओके। लेकिन फिर मैं ठीक भी हो जाती हूँ। ये लें, आप ये वाला टॉपिक भी देख लें। और खुदा का वास्ता प्लीज अब, ठीक है। अब आपने सुकून करना है। लॉक एंड की मॉडल आपको प्यारा लगता है, ऐसे सर्च करके खुद पढ़ लेना, और प्लीज अब आप मैसेजेस ना करें। एग्जाम ये इसके एग्जाम्पल्स जो आपसे मिक्स हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप एक दो दफा नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं? ग्रुप अगर आपका ओपन होता ना, अगर आपको थोड़ी सी तमीज होती, तो ग्रुप के अंदर पिछला जो 100 स्टूडेंट्स वाला बैच था ना, वो बहुत तमीजदार थे। मैंने बड़ा अच्छा वो बैच पढ़ाया और वो लोग खुद बहुत अच्छे थे। उनका ये था कि वो लोग चैट उनको अलाउ थी तो वो उधर सेंड कर देते थे। कोई एक बंदा सेंड कर देता था, सारे नोट्स मिल जाते थे। तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। आयशा शकील भी मेरी स्टूडेंट थी नोआ में, यू बेस्ट स्टूडेंट भी हैं आप जी। ठीक है। चले इंसान के बच्चे बने और आप अपना अलग ग्रुप बनाएं, उसमें जाके आप जो मर्जी करें, और उसमें आप ये स्क्रीनशॉट एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे के नंबर लें और शेयर करें। 12:05 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं, और आपने जो है ना बस 10-15 मिनट की ब्रेक लेना। हाँ तस्लीम, मुझे याद आ गया। रूज अच्छा था ना लास्ट बैच? वो यार वो भी तो 100 लोग थे। मुजम्मिल, आप इनकी शादियां भी आपस में करा दें, इन एंजाइम्स की, इनकी फंक्शनिंग भी पढ़ें। यार पागल के बच्चे, जो मैंने लिखा है वो पढ़ लो ना चुप करके। क्या हो गया आप लोगों को? अब तो कह रहे कि पता नहीं क्या करें उनको। मुझे इतना नहीं पता। कहते जो एंजाइम्स लिखे हैं इनकी आगे से फंक्शन पढ़े। फंक्शन मैं पढ़ा दूंगी आगे से, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने मैंने पढ़ा देना उसको। अब इसको मतलब तुम इस छोड़ो। होती ना आप लोग। तो अब इनका क्या कराना है, इनका क्या अचार डालना है? ठीक है। कंटिन्यू करते हैं 5-10 मिनट बाद। 12:05 पे पैकेज चेक रिन्यू कर लेना मेरे स्टूडेंट्स बाकी के। चार्ट बना दे तो एग्जामिनर के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसके ऊपर गहरा असर पड़ेगा आपकी इस हरकत का। वो आपसे इम्प्रेस होगा। हर क्वेश्चन को आपने डिफरेंट टेक्निक से जो है वो अटेम्प्ट करना है। जो बेसिक टेक्निक होगी आपकी, इट्स ओके पर यार ये लोग भी अच्छे हैं। मसला ये होता है कि मसला कोई भी नहीं होता। गुस्सा ही करेंगी आप तो। मुजम्मिल, गुस्सा तो नहीं कर रही मेरे भाई, ऐसे ये मेरा स्टाइल है, आप समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। गुस्सा नहीं। ठीक है।
जी, फातिमा को टेंशन हो गया कि 2 घंटे में हमने छोटे-छोटे टॉपिक पढ़े हैं। अ, इनकी हरकतों की वजह से छोटे-छोटे टॉपिक पढ़े हैं, वरना लास्ट 100 वाला जो बैच था ना, वो 1 एंड हाफ आवर के अंदर अपना सारा टारगेट कंप्लीट कर लेता था। ये मैं आज आपकी बातें सुन रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपके साथ इतनी फ्री नहीं होने वाली। मैं भी ज़रा आज आपको ना थोड़ा-सा वो स्पेस देकर आपको चेक करें, आप लोगों की कैसी हरकतें हैं और आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना? हर बैच के साथ मैं उसकी तरह ही होती हूँ, आप अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा-अच्छा पढ़ाऊँगी, आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बस फिर मैं भी जल्दी से बैच खत्म करूँगी, ठीक है? नहीं एंटरटेनमेंट होती है लेकिन बस अब थोड़ा सुकून भी किया करें। चलें अब मैसेजेस ना करें, सुकून करें और 12:05 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नहीं जर्नलिज़्म नहीं मुझे आता, पढ़ाना नहीं आता।
जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। 12:06 हो गए हैं, 5 मिनट का कहा था, लेकिन अभी पार्टिसिपेंट्स कोई कम है, शायद बस आ जाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में भी इस पे क्वेश्चन आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, और अभी नेक्स्ट मुझे नहीं पता आना है कि नहीं आना। हम स्टार्ट करते हैं वाइटामिन को। सबसे पहले वाइटामिन को डिफाइन कर लेते हैं। आपने मेरे से एक नई चीज सीखनी है, वो ये होगी कि आपने किसी भी चीज को जब डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन को ब्रेक करना सीखना है, ताकि जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, अभी मेरे से कोई बड़े गिले शिकवे कर रहे थे, और वो मैं उनको मद्देनजर रख के पढ़ाती हूँ, ठीक है। और जो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करती उसकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करती। आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, अभी मैंने आपको सिलेबस बता के टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आपने जब किसी चीज की डेफिनेशन याद करनी होगी तो आपने उसकी डेफिनेशन को 2-3 हिस्सों में तोड़ लिया करना है, आपने ब्रेक डाउन करनी है। सबसे पहले एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो जमीन के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। एंजाइम्स नहीं, सॉरी, वाइटामिन। वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है, हेडफोन्स यूज करो यार, क्या मसला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज फूड कंज्यूम करने से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को, या प्लांट्स और एनिमल्स जैसे मुर्गी है वो एनिमल है, उसमें से अंडा है वो भी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड कंज्यूम करने से हमें मिले, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमारी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो वाइटामिन हमेशा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम करने से, सब्जियां फल प्लांट्स हैं, और गोश्त वगैरह जो है और अंडे वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं आपके, वो आपको एनिमल से मिलते हैं, ठीक हो गया। सो वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required in small amounts to complete to complete चलो many to complete many biochemical reactions। अब आपने इस स्टेटमेंट को नोट किया कि एंजाइम्स है क्या, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कितनी मिकदार में हमें रिक्वायर्ड है और करते क्या हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं। इट मींस ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं का मतलब ये है ये भी बायो कैटलिस्ट हैं। तो एंजाइम्स को क्या कहते हैं? एंजाइम्स को भी हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो बायो कैटलिस्ट का मतलब अब आपको पता है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शंस, दे जस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप और विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। तो हमारे जो वाइटामिन हैं, वाइटामिन भी आपके एंजाइम्स की तरह ही एक्ट करते हैं। ये भी बहुत सारे रिएक्शन जो बॉडी में इनकी एब्सेंस में भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शंस एफिशिएंटली होते हैं, ग्रेटर रेट पे होते हैं। तो बस आप प्यारे प्यारे होते हैं, आप हेल्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारे चीजें हैं। अच्छा, फिर एंजाइम्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखो। आप अच्छा अच्छा मेरे से बिहेव करो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तंग ना करो, उसका फायदा ये होगा कि आपके बैच को अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, वरना अदरवाइज हम भी जल्दी जल्दी अवॉइड करते हैं कि सही है यार, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भला भी हो जाएगा। Vitamins are divided into two broad categories. पहली कैटेगरी है फैट soluble vitamins, फैट soluble vitamins। अच्छा, इनको हल होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, फैट्स की जरूरत होती है जी। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन भी होता है, अस्पा अस्पा ये तो पता ही है सबको। फैट soluble vitamins आपके कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके आते हैं बी कॉम्प्लेक्स,
प्लस विटामिन सी। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो विटामिन है ना, ये 1 to 3 वाले, ये आपने किस तरह याद करने हैं? B1 से स्टार्ट होने और B9 तक स्ट्रेट काउंटिंग लिखनी है, लेकिन उसमें B4 भी नहीं लिखना और B8 भी नहीं लिखना, ठीक है? B3, B5, 4 नहीं लिखना ना, और B8 भी नहीं लिखना, B6, B7, B8 तो लिखना नहीं, 9, B1 से B9 तक स्ट्रेट, बट क्या लिखना है आपने? B4 और B8 को एक्सक्लूड कर देना है, एंड लास्ट पे B12। तो आपके बी कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 8 विटामिन आते हैं, जिसमें B4 और B8 नहीं है। मुझे क्या पता नेक्स्ट, आप मतलब आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? बस यही होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और B12 विटामिन आते हैं। ऐसे नंबर दिया हुआ है रैंडम उन्होंने, या आई डोंट नो, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स होंगी या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? अच्छा जी, ये है आपके बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो स्टे करते हैं आपकी बॉडी में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन रोज आपकी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होता है ना, स्वेटिंग भी होती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज भी यूरिन को, उसको ब्लड को साफ करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है उसको रिलीज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो भी वाटर भी आपकी बॉडी में से रोज रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन वेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये सबको वॉइस में डिस्टॉर्शन है, मेरा इंटरनेट स्टेबल है, ये आपकी तरफ ही प्रॉब्लम है, ठीक है? ये नताशा थी या जो भी थी, नाम ऊपर चला गया, ये आपकी तरफ प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन जो आ रही है ना, आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। मेरा मेरा मसला ही नहीं इंटरनेट, मेरा इंटरनेट का कभी मसला नहीं होगा, मेरा मसला होगा तो कुछ और ही होगा, ठीक है? इंटरनेट इशू नहीं होगा, बिकॉज मेरा लाइट का भी इशू नहीं है, लाइट भी चली जाए तो इंटरनेट को यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है? उसका बैकअप मौजूद है। अच्छा, हाँ, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई। चलें, ये हो गया। अब हम विटामिन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ लेते हैं, और दूसरा है कि दूसरा हम फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ लेंगे। मार्च से कनेक्शन है मैम का, ऐसा ही है। अब आपने जो विटामिन पढ़ने हैं ना, उसके लिए आपने एक प्यारा सा टेबल बना लेना है, जिससे ना आपको याद हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले कॉलम में आपने विटामिन लिख लेना है कि विटामिन है कौन कौन से। उसके बाद उन विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको डिजीजेस, जो बीमारियां लगती हैं, वो डिजीजेस कौन कौन सी, इसी तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देख लेना पास्ट पेपर्स में। मैं साथ साथ ही पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर दूंगी, पास्ट पेपर अलग से सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, लेक्चर्स के अंदर ही पास्ट पेपर सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है? और उसके सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब होता है क्या खाएं तो आपको वो पर्टिकुलर विटामिन मिल जाता है। तो क्या है, आपने सबसे पहले पढ़ा विटामिन, उससे होने वाली डिजीज और उसके सोर्सेज, और फिर हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना लिया, विटामिन का नाम लिखेंगे, इधर हम डिजीज लिखेंगे और इधर हम उसके सोर्सेज लिखेंगे, ठीक है? ये लो, एंड पे स्क्रीनशॉट्स के लिए सबको दिखा दिया करूंगी। ये लो लास्ट पेज दिखा दिया। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, एक ही दफा आपने लिख लेना है ए, बी, ई। ये देखो, ये था अब काम का मैसेज। तो इस तरह के मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं जब आप जी आंटियों वाले मैसेजेस करना शुरू हो जाते हैं। ए, डी, ई और के। सबसे पहले विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए से क्या डिजीज होती है। विटामिन ए की आपको डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होती, आपको पार्शियल डार्कनेस में नजर कम आता है, रात के अंधेरे में आपको कम नजर आता है, ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ स्किन इज अनदर डिजीज। आपकी आईसाइट वीक होगी और आपकी जो स्किन है वो ड्राई होगी। ड्राइनेस ऑफ स्किन जो है, ये आप कह लें कि सबसे पहली चीज है स्किन की बाकी बीमारियां होने के लिए, ठीक है? तो इसको इतना सिंपल नहीं लेना होता।
नाइट ब्लाइंडनेस के लिए क्या करना है आपने जब हमारी आईसाइट वीक होती है हमें कहते हैं गाजर का जूस पिए, तो कैरेट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, कैरेट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन उसके बाद मिल्क, फिश, और जहां पे ड्राइनेस ऑफ स्किन लिखा हुआ हो ना, ड्राइनेस ऑफ स्किन जहां पे भी आ जाए तो सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आपने पका के खाएंगे तो विटामिन कोई नहीं इतने खास रहते। जो सब्जियां आप कच्चा खा सकते हैं उनको एज इट इज खा लीजिए। रॉ वेजिटेबल्स लिख देती हूँ, फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन डी पे आ जाते हैं। विटामिन डी जो वो डिफरेंट डिफरेंट तो अस्मा है ही हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन डी जो है, विटामिन डी से क्या डिजीज होती है? विटामिन डी से सबसे पहले डिजीज होती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। आपकी बॉडी की जो सबसे लंबी बोन्स होती है ना, वो डिफॉर्म हो जाती हैं। मतलब मैं बताती हूँ, जब बेबी चलना शुरू करता है ना तो उसकी सारी बॉडी का वजन उसकी लेग्स के ऊपर आता है, तो उसकी लेग्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो कर्व्ड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह इनसाइड नीज से ना अंदर की तरफ कर्व्ड शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसे स्ट्रेट लेग्स नहीं आपकी रहती, ठीक है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि वो आपका बोझ उठा नहीं पाती, वो सॉफ्ट होती हैं। तो आपके लेग्स की बोन्स भी डिफॉर्म हो सकती हैं और बाजुओं की बोन्स भी हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अफ्रीका में बहुत ज्यादा होते हैं, पोलियो डिफरेंट है। खुदा का खौफ करो अली रजा, मारूंगी बहुत जोर का, ठीक है। अच्छा, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स हो गया। दूसरी बीमारी हो गई ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब वैसे भी बोन्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक ब्रॉड कैटेगरी है विच इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बोन एलिमेंट्स। बोन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? बोन एलिमेंट्स का मतलब होता है यार कि हड्डियों की बीमारियां। इट इज अ ब्रॉड कैटेगरी यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बोन एलिमेंट्स। किसी ने बीच में ऑस्टियोप्रोसिस लिखा, ऑस्टियो प्रोसेस, अच्छा, दूसरे वाले अली रजा मार खाओगे मेरे से, ठीक है। पहले वाले अली रजा सॉरी। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? ऑस्टियोप्रोसिस होता है आपकी बोन्स का वीक होकर, भुरभुरा होकर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाना। सारी बायो जब एक सारी बायो जिस दिन कंप्लीट होगी ना तो आपको मजा पता क्या आएगा? आपको समझ आएगी कि अच्छा ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड थी। तो मैं वहां पे आपको जब पढ़ाऊंगी ना ऑस्टियोप्रोसिस, तो आपको समझ आ जाएगी ऑस्टियोप्रोसिस होती क्यों है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है? आपका बोन्स का डिसॉल्व होकर ब्लड के अंदर वापस आना, और वो मैं आपको हॉर्मोन्स वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। तो ऑस्टियो का मतलब बोन, मलेशिया का मतलब डिजीजेज और एलिमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बोन्स। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। You will be unable to produce your offsprings. Infertility और sterility। बोन एलिमेंट्स की इनको बीमारियों की एग्जांपल दें सहर अकराम को। ये अभी नई नई पाकिस्तान आई, हड्डियों में दर्द हो रही होती है तो वो हड्डियों की बीमारियां होती है, ये होता है बोन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, रिकेट्स, डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुआ, उसके सोर्सेज लिखना हम भूल गए। डेयरी प्रोडक्ट्स। अब मैं अलग अलग मिल्क लिखूं, एग लिखूं, ये लिखूं, वो लिखूं, तो उसके लिए डी से क्या बनता है? डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑल काइंड्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है, प्लस सनशाइन, ठीक हो गया। फिर इनफर्टिलिटी आ गया। इनफर्टिलिटी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। सबसे पहले तो आपने आयरन रिच फूड यूज करना है। आयरन रिच फूड में एप्पल है, जो आपके बैंगन होते हैं ब्रिंजल्स, वो भी आयरन रिच हैं। जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां सबसे ज्यादा उनमें आयरन होता है। और दूसरा, हर वो सब्जी और फ्रूट जिसको आप काट के रखें तो फिर आगे क्या होता है? काट के रखें तो वो ऑरेंज रेड कलर की हो जाए, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता समझाती जाऊंगी, आपको समझ आती जाएगी। तो जिनको आप काट के रखें तो उनका ऑरेंज रेड ब्राउन सा कलर हो जाए ना, उनके अंदर आयरन मौजूद होता है। ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन से हवा के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और आयरन ऑक्साइड का रंग जो होता है ना, वो रेड कलर का होता है। जैसे रस्ट का कलर नहीं होता, जंग, रस्ट,
ठीक है, लाइक एप्पल। हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको ये याद कराऊंगी। अच्छा, विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपका ब्लड डज नॉट क्लॉट, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। लेकिन आपने एक आपकी बुक्स के अंदर एक गलत चीज लिखी हुई होती है, कहते हैं इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एंड में भी ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता, लेकिन हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। वो आपकी जीन्स खराब होती हैं, आपकी पैदाइशी बीमारी नहीं जिसको कहते हैं, वो होता है। और वो कभी सही नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप उसकी जीन जीन ट्रांसप्लांट ना करें। जीन ट्रांसप्लांटेशन से वो बीमारी ठीक हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। अब देखो, ब्लड क्लॉट नहीं होता जब आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं होता जब आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ब्लड क्लॉट नहीं होता जब आपको हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया जो है वो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है, लेकिन जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से आपका जो होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो ट्रीटेबल है। विटामिन के आप बढ़ा दें अपने फूड में, डाइट में, तो मतलब वो ट्रीटेबल है। ठीक है, मतलब वो आप ठीक हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट करना शुरू हो जाएगा। प्लेटलेट्स सही हो जाए तो फिर भी आपका ब्लड क्लॉट करना, प्लेटलेट काउंट भी ठीक हो जाए तो भी ब्लड क्लॉट करेगा। लेकिन हीमोफीलिया ठीक नहीं होता। जैसे ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, ये हीमोफिलिक है, वो हैं तो हैं। अच्छा, और ऐसे जो लोग होते हैं, दे ब्लीड टिल डेथ, अगर कोई मेजर उनका एक्सीडेंट हो जाए। इसके लिए आपने क्या यूज करना है? इसके लिए यूज करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। याद रखिएगा, आज मैं आहिस्ता पढ़ा रही हूँ, ये स्पीड इंक्रीज हो जानी है, तो प्रिपेयर्ड रहा करें इन 2 घंटों के लिए। तो हमने अभी क्या टॉपिक पढ़ा? विटामिन्स। विटामिन्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल अभी हमने पढ़े ए, डी, ई और के। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हुई, रात के अंधेरे में नजर नहीं आता था और स्किन ड्राई हो जाती थी। स्किन की जब भी बात आए, फ्रूट और सब्जियां खानी है, ठीक हो जाएगा। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस को हमने लिंक कर लिया कैरेट्स के साथ, गाजर का जूस और गाजर आईसाइट। ठीक है, फिर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो बोन्स, रिकेट्स भी बोन की डिजीज है, बोन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। और ऑस्टियोमलेशिया बोन से रिलेटेड और भी बीमारियां, इधर दर्द उधर दर्द फलां जो भी होता है। ठीक है, वो सब कुछ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स उसके लिए, और सनशाइन। विटामिन ई से इनफर्टिलिटी होती है या स्टेरिलिटी होती है, इधर ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। चलें, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, नहीं ब्रैकेट तो है ही नहीं थी इधर। ठीक है। अच्छा, आयरन रिच फूड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अच्छा जी, के जो है ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने सोर्सेज में यूज करनी है। मैंने जो सोर्सेज लिखे हैं वो मेजर सोर्सेज लिखे हैं, सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने याद मेजर सोर्सेज करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने क्या करना है, इसी तरह का एक टेबल आप तो इसी के आगे ऐड कर लो ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैं तो नई स्क्रीन पे आ गई हूँ, तो मैं इसके अंदर क्या कर देती हूँ, मैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ा देती हूँ। विटामिन 2-3 घंटों में हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ते होते हैं, कोई बात नहीं, अभी खैर स्लो है थोड़ा सा ना, समझ भी आ जाए सबको। और सोर्सेज, ये भी आसान है टॉपिक्स। फिजिकल साइंस थोड़ी सी आपकी मुश्किल हो, लेकिन तब तक आप, मैं ना वो फिजिकल साइंस पहले पढ़ाती होती थी, तो स्टूडेंट्स ना, वो उनको पहले पढ़ना भी नहीं समझ आता था, पढ़ाने का तरीका भी नहीं आता था, और फिर टॉपिक्स भी मुश्किल होते थे, तो प्रॉब्लम होती थी। फिर इस दफा मैंने सोचा कि आपका बैच पहला बैच है, जिसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। बायो आसान चीजें पहले पढ़ा देते हैं, ताकि आप लोग ना थोड़ा स्पीड और टेक्निक्स और ट्रिक्स कैच कर लें, देन हम ग्रेजुअली मुश्किल चीजों पे जाएं। ये टेबल आगे एक्सटेंड कर लें, और आगे आप वाटर सॉल्युबल विटामिन लिख लें, ये जल्दी पढ़े जाएंगे। हाँ रोज वो टॉपिक्स अच्छे हैं, प्यारे से हैं। फिजिकल साइंस तो एक्चुअल साइंस है ना। हाँ हाँ, बिग बैंग होता था वो, नहीं अब मैं पढ़ाती होती थी, लेकिन मैं खुद ही भी अब उससे बोर हो गई, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा चेंज ही कर देते। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं विटामिन से। विटामिन क्या है? विटामिन सबसे पहले है आपका B1,
B2, B3 और B5 आपने इकट्ठे लिख लेना है। इसका फायदा ये होता है बिकॉज इसकी डिजीजेस भी सेम है और सोर्सेज भी सेम है। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार हो गए। थैंक यू अबसार या अफसर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। B6 आगे आगे आपको ज्यादा मजा आएगा। ड्रॉ करूंगी चीजें आपके साथ साथ, जैसे ड्रॉ करनी है ना पेपर में अफसार, वैसे वैसे सेम सेम ड्रॉ करूंगी। उसी तरह हर दफा मैं पेपर अटेम्प्ट ही करती हूँ आपके साथ, मतलब सिलेबस जो है ना हर दफा मैंने हाथों से लिखना ही होता है, बिकॉज आप भी फिर वैसे लिखेंगे ना। तो अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो फिर मेरे इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। फिर तो मतलब मैं स्लाइड नोट्स बने हुए हैं वहां से रीडिंग करूँ, आपको पढ़ा के जान छुड़ाऊं, तो आपने थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी सॉरी, हम सॉरी, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो ना तो आपने माइंड नहीं करना, ऐसे ही बस कभी कभी हो जाता है, मोस्टली नहीं होता। चलें पढ़ते हैं। एक गलती हो गई है इसके अंदर, थोड़ा स्पेस ज्यादा करना। अली रजा कहते हैं मैडम आप डांटने के बाद ऐसे ही करती हैं। हाँ, हर दफा डांटने के बाद मैं कहती हूँ। तो अली रजा हर रोज गुस्सा भी तो नहीं ना करती, एक दफा बस कर देती हूँ, फिर मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं भी करती हफ्तों। ये भी तो बताओ ना, अगर तुम मुझे इतना ही जानते हो तो। हर रोज की आदत नहीं है। चलो, मैं जरा स्पेस इंक्रीज करी थी। हाँ, जो जानते हैं उनको पता है, कोई गुस्सा शुस्सा नहीं, मैं दिल से कोई बात ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कहती हूँ। चले, B1 जो है, अच्छा अब आपने पता क्या करना है, ये बहुत आसान है। इसकी डिजीजेस थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं लेकिन आपको याद हो जाएगा, बिकॉज मैं वन पेजर उसका बना रही हूँ, तो वन पेज के अंदर जब चीजें सारी की सारी हो ना टेबल की फॉर्म में, आपको बड़ी आसानी से याद होंगी। तो आपको साइंस इस तरह पढ़ाने का मकसद ये है कि ये मुसीबत आपको याद हो। ये आसान बहुत है, ये याद नहीं रहती, भूल जाती है। तो B1 से आपको जो डिजीज होती है, B1 से आपको सबसे पहली डिजीज होती है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी इज एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब आपको समझ आ गया, वो बीमारी। एलिमेंट ऑफ व्हाट? एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरोपैथिक डिजीज है आपकी ये। सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि स्पेस कम यूज हो। स्मार्ट नोट्स बनाने आपने, कंप्लीट सेंटेंसेस कभी नहीं लिखने, पैराग्राफ्स कभी नहीं लिखने। वेरी वेरी इज एन एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। इट्स लाइक अ पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन। आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस करते हैं ना पेन को, हीट को, कोल्ड, टच, टेम्परेचर, वो जो है वो सेंस ही नहीं करते, तो सेंसरी न्यूरॉन्स आपके काम करना छोड़ देते हैं। सो इट्स एन एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेरी बेरी, बेरी बेरी के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? बेरी बेरी के लिए आपको इस्तेमाल करना है लिवर, हार्ट, किडनी, मीट, बीफ। बीफ की ये स्पेलिंग होते हैं ना, ठीक है। मीट मतलब मटन और बीफ वगैरह। चिकन से आपको कोई B1 नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, आपको लिवर, हार्ट, किडनी का होता है। लिवर, हार्ट, किडनी होता है कलेजी, मीट, बीफ, मतलब मटन और बीफ और सारा बकरा और गाय भैंस खानी है आपने, उससे आपको B1 मिलता है। ठीक है, अब मजे की बात पता क्या है, जिनके सोर्सेस सेम हैं वो मैं ये लिखने लगी हूँ। B1 B2 के भी सोर्सेस सेम हैं, B3 और B5 भी सोर्सेस सेम है। कितना मजा आएगा, अब आपको सोर्सेस याद ही नहीं करने पड़ेंगे। यही लिवर, हार्ट, किडनी, मीट, बीफ, या लिख लो LHKMB, सेम सेम सेम। और जो आपका B12 है उसके सोर्सेस भी LHK और M। अब आपके 5 विटामिन हैं, B1 B2 B3 B5 एंड B12, जिनके सोर्सेस सेम हैं। और उसके लिए मैं आपके साथ एक काम आपको बताती हूँ, मैं उनको ना हाईलाइट कर देती हूँ जिनके सोर्सेस सेम हैं। पहले 4 और B12 के सोर्सेस सेम हैं, जहां डिफरेंस आएगा वो हम ऐड कर देंगे, जैसे कि जब आएगा फिर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब अगली डिजीज पढ़ना शुरू करते हैं।
B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? B2 की डेफिशिएंसी से आपको होता है ड्राइनेस ऑफ टंग और ऑरल कैविटी, टंग और माउथ, आपका मुंह और जुबान खुश्क हो जाता है, आप खाना नहीं खा सकते, खाना खाते हैं कोई हार्ड चीज खाते हैं सॉलिड फॉर्म में, अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपका क्या होता है, आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम से, माउथ और ऑरल कैविटी से, स्वेलो नहीं कर पाते क्योंकि स्लाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये भी ठीक ठाक मतलब बुरी बीमारी है। तो इसके लिए भी लिवर, हार्ट, किडनी, मीट और बीफ खाना है। फिर इट लीड्स टू माउथ अल्सर, ठीक है। तो क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, कांस्टेंट जख्म बने हुए हैं आपके मुंह के अंदर, तो फिर इट कैन लीड टू अल्सर्स ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें इसके लिए क्या करना है कि पहले वाले के अंदर आप ना मिल्क ऐड कर दें और इसमें भी आप मिल्क ऐड कर दें। अगर आप बॉयल किए बगैर मिल्क यूज करें ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें B1 और B2 होते हैं, ठीक है। जब बॉयल कर लेते हैं तो कुछ जो वाइटामिन है वो डी जनरेट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं B3 और B5 पे। B3 और B5 से की डेफिशिएंसी से जो आपको डिजीज होती है उसको कहते हैं पिलाग्रा। अब वो खाना नहीं खा सकते मेमूना, उनके लिए होता है कि वो फिर लिक्विड फॉर्म में फूड कंज्यूम करते हैं। पिलाग्रा से आपको एक कंडीशन डेवलप होती है जिसके सिम्टम्स 4D की फॉर्म में होते हैं, डी से स्टार्ट होते हैं, 4D इसको कहते हैं। जिसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको B3 और B5 की कमी होगी तो सबसे पहले आपको होगा डायरिया। अब मुझे ना डायरिया की स्पेलिंग कभी भी नहीं आई, अल्लाह जाने नहीं होंगे। डायरिया, डायरिया की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, क्रॉनिक डायरिया होता है, तो डिमेंशिया, याददाश्त भी कम हो जाती है, ठीक है, मेमोरी लॉस। देन उसके बाद आपको क्या होगा, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, टाइटस का मतलब क्या होता है, टाइटस कहते हैं एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, तो डर्माटाइटस स्किन एलर्जी, ठीक है। ड्राई हो गई ना स्किन, तो देन अगली बात क्या है, देन अगली बात के फिर मर जाता है इंसान, डेथ। बी से स्टार्ट होने वाली 3 चीजें हैं जो कि आपको पिलाग्रा में हो सकती हैं। अफ्रीका के अंदर जो बच्चे होते हैं, पिलाग्रा मतलब पीले पीले बच्चे, आप कह लें कि बंदा पेल हो जाता है, उसको इतनी खुराक की कमी होती है और उसको डायरिया, डिमेंशिया, दिमाग उसका काम ही नहीं करता, ऐसे डम से बच्चे, स्किन ड्राई, जैसे फटी हुई स्किन की डीकलरेशन भी हुई होती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तो अफ्रीका में जहाँ खुराक की कमी है वहां पे दिस डिजीज इज वेरी कॉमन, और पाकिस्तान में भी जिन बच्चों को मतलब है कमी, मेल न्यूट्रिशन, उनको ये होता है, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, पिलाग्रा हो गया आपको, अब आपने करना क्या है, एक तो आपने गोश्त, गोश्त से आपका खून बनेगा, ठीक है, मतलब आप सही रेड रेड दोबारा हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी। दूसरा आपने करना है पीला, पिलाग्रा येलो ना, उससे आपने याद रखना है येलो कलर की आपने कुछ चीज खानी है, दैट इज एग योक। एग योक इज ऑल्सो रिच इन B3 एंड B5। गॉट इट, याद हो जाएगा। अगले विटामिन आसान है। B6 की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, B6 की डेफिशिएंसी से आपको होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ब्लड काउंट आपका कम हो जाता है। एनीमिया में आपको पढ़ाऊंगी ब्लड डिजीजेस के अंदर। एनीमिया भी बहुत सारी टाइप का होता है, सिकल सेल एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, सिंपल एनीमिया है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, इनके अंदर आपको डिफरेंस बता दूंगी, वैसे सिलेबस में नहीं है, नहीं ऐसे ही बता दूंगी। सही होता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मौका दें बस। आप देखिए, आप चुप किए ना, मुझे भी सुकून आ गया थोड़ा। एनीमिया हो गया। अच्छा, जब आपको खून की कमी हो ना, खून की कमी उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है जिनको होल ग्रेन्स नहीं मिलते। होल ग्रेन्स आपकी एनीमिक जो कंडीशन है ना, उसको जो है काउंटर करती है जब आप होल ग्रेन्स खाते हैं। जिन लोगों को होल ग्रेन्स मतलब गंदम, ये कॉर्न और सनफ्लावर सीड्स और इस तरह की चीजें नहीं मिलती ना, उनके वो हमेशा एनेमिक होते हैं। तो क्या है, व्हीट, कॉर्न, सनफ्लावर सीड्स और बार्ले, और क्या होता है, और भी होल ग्रेन में होते हैं ना कुछ, ये आजकल लड़कियों को तो पता ही होगा ना, ओट्स और बार्ले, बार्ले, ठीक है। और आपका ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल इज रिच इन B6। ऑलिव ऑयल
कि किसी ब्रांड की बोतल खरीदे ना तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है रिच इन B6, ठीक है। तो उससे उससे भी मुझे याद हुआ कि अच्छा B6 ऑलिव ऑयल से भी मिलता है। तो ये आपको होल ग्रेन्स जितने भी हैं उनका एक आप मिक्स करके आटा बनवा लें तो आप कभी आप एनेमिक नहीं होते, ठीक है। और बाकी ऑलिव ऑयल्स, जी जी, बीन्स भी आप उस आटे में शामिल करके उसका कुछ बना के खा लें, ठीक है। B7 पे आ जाते हैं। B7 का जो केमिकल नेम है ना, मैंने सबके केमिकल नेम्स नहीं लिखे। B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। बायोटिन हमेशा ये जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये बायोटिन पे बड़ा जोर दे रहे होते हैं, बिकॉज बायोटिन की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिजीज होती है, डर्माटाइटिस। और डर्माटाइटिस आपको, डर्मा का मतलब स्किन, टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड कैटेगरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्किन एलर्जीज। तो आपको स्किन एलर्जी, ठीक है। स्किन एलर्जीज के लिए आपको बायोटिन, या आपके बालों के लिए आपको बायोटिन दी जाती है ना। तो होता ये है कि बाल खराब तब होते हैं जब आपका स्कैल्प, सर की स्किन खराब होती है तो बाल खराब होते हैं। तो डर्माटाइटिस पता लग गया, उसके लिए B7 के लिए स्किन की बात आ गई तो मैंने आपको कहा था जब स्किन की बात आए तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो। देखो अब इसके सोर्सेज आसान थे ना। फिर आ जाते हैं हम B9 पे। B9 की डेफिशिएंसी से भी सेम वही डिजीजेस होती हैं जो विटामिन ई से हुई थी। देखो ऐसे आपने याद करना है, एक दूसरे को, चीजों को लिंक करके एक दूसरे से याद करना है, इस तरह आपको प्यारा सा याद हो जाएगा। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, फार्मासिस्ट इंटरेस्टिंग, हाँ नेक्स्ट, थैंक यू। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, पता है आपको सोर्सेज लिखने की जरूरत, आयरन रिच फूड प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो देखें आपको मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, ये आप एक दफा देखेंगे इन टेबल्स को, आपको विटामिन सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएंगे। और वो आपको पूरे विटामिन पे कभी क्वेश्चन नहीं देते, कोई 3 या 4 5 विटामिन लिख देते हैं और कहते हैं, या डिजीजेस लिख देते हैं, कहते हैं बताएं किसकी डेफिशिएंसी से हुई है, बेरी बेरी दे दिया, इनफर्टिलिटी दे दिया, डर्माटाइटिस दे दिया। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है विटामिन, एंड देन उसके आपको पूछते हैं कि भाई डाइट में क्या इंक्लूड करें जिससे ये पर्टिकुलर डिजीज ठीक हो जाएगी। तो एक लाइन में डिजीज को एक्सप्लेन करो, देन विटामिन आइडेंटिफाई करो, और फिर उसके सोर्सेज की हेडिंग देकर कहो कि ये चीजें आप फूड में इंक्लूड करें, तो फिर आपकी बीमारी ठीक हो जाए। B12 पे आते हैं। B12 की डेफिशिएंसी से आपको होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, किसी ने मुझे सिम्टम्स पूछी थी एनीमिया की, मैं बता देती हूँ। एनीमिया की सबसे पहली सिम्टम पता क्या है, आप डिप्रेस होते हैं। डिप्रेस होने की वजह ये होती है कि आपके अंदर ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब हो रही होती है। ऑक्सीजन किसने एब्जॉर्ब करनी है, रेड ब्लड सेल्स ने। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या ऐसी चीज है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, एंड वी फील एनर्जेटिक। अब इस ऑक्सीजन का क्या रोल है, आगे आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने, आपने वैसे लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ, लेकिन जो चीज आपने याद रखने के लिए करनी है उसके आप साइड पे आप अपने स्टिकी नोट्स में करते जाएं, या साइड में मार्जिन लाइन लगा के साइड पे जगह छोड़ा करें, वहां पे लिखते जाया करें। एनीमिक बंदा डिप्रेस होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लेथार्जिक होता है, लेजी पड़ा रहता है। अब जब आप अंदर पड़े ही रहेंगे तो आप डिप्रेस ही होंगे, उसको उठने को दिल ही नहीं करता, उसका दिल ही नहीं कहीं लगता, ठीक है। और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल पेल हो जाता है, लेजी, पेल, ऐसे फजूल और डिप्रेस, ठीक है। सबसे पहले जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना तो आपको पता है क्या कहते हैं, आपको कहते हैं वॉक किया करें, मॉर्निंग वॉक किया करें, या जो भी वॉक करनी है आपने कर लें, लेकिन वॉक किया करें और किसी पार्क में जाके जहाँ ग्रीनरी ज्यादा हो वहां पे जाके किया करें। क्यों भाई, वहां से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। एक्सरसाइज करें, हम जब डिप्रेस होते हैं ना हमें क्या कहा जाता है, एक्सरसाइज करें। क्यों, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाती है तो वी फील एनर्जेटिक, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, आगे आगे बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स बड़े होके बर्स्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करते, तो आप एनीमिक हो जाते हैं। इसमें भी आपने लिवर, हार्ट, किडनी, मीट और बीफ खाना है, ठीक है। फिर विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या था,
स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी था, स्कर्वी कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी इज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। सबर करें, लास्ट टॉपिक है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मुंह मसूड़ों से खून आता है और बोन्स नहीं। स्कर्वी जो होता है आपके दांत और आपके जो गम्स होते हैं वो हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या खाना होता है? उसके लिए आपने खाना होता है सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। टोमेटो भी सिट्रस फ्रूट है। पीज, ग्रीन चिलीज, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? ये सब के सब आपके रिच इन विटामिन, हाँ जी, गुआवा भी इसके अंदर ही आता है। रिच इन विटामिन सी। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, यू आर राइट। हाँ, बहुत थकाव को इसलिए देती है बिकॉज फिर आपको कुछ खाना होता है ना, आपके अंदर जितनी मौजूद फूड है वो कंज्यूम हो जाता है, सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है, इसलिए भी आप थक जाते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। जब आपको ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही होती ना, तो बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे जगह जगह दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने क्या क्वेश्चन पढ़े आज? आपने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, और इधर फूड साइंस के अंदर आपने मार्क कर लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, वहां पे मेंशन है, वो भी पढ़ लिया। ठीक है, पेपर में ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर में आपने डिटेल से तमीज से लिखना है। अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे, अगर वो ऐसे पूछे शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो शॉर्ट फॉर्म में अटेम्प्ट करें, लेकिन आपके नोट्स बनाने की ये होगा। और जैसे आपने एंजाइम का क्वेश्चन पढ़ा है तो ये एज इट इज अटेम्प्ट करना है, इसमें मतलब और कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है। सेंटेंसेस आपने बस कंप्लीट लिखने हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बुक्स के अंदर बहुत डिटेल में लिखा है, वो आपको पागल कर देंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप याद ही नहीं कर पाएंगे, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एंजाइम्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, बायोमोलिक्यूल सारे के सारे बायोमोलिक्यूल, चौथे टाइप का क्या था? विटामिन था, विटामिन भी हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन भी पढ़ लिए, फैट सॉल्युबल विटामिन भी पढ़ लिए। विटामिन ई और B9 से सेम डिजीज होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स लिखने हैं। वो क्या है? वो है बैलेंस्ड डाइट का क्वेश्चन। बैलेंस डाइट के क्या होते हैं? लिपिड्स नहीं किया, लिपिड्स फैट्स होते हैं। दानिश लिपिड्स कर लिया है, लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है। बैलेंस डाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो भी आपको करेक्टरिस्टिक याद आई वो कर लेना, इसके अंदर मतलब लिख देना, बिकॉज मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्रोटीन, प्रोटीन का जो पॉइंट्स इधर लिखने को दिल किया, एनर्जी इतनी देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और इतनी एनर्जी हमें इनसे मिलती है, और फलां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक दो लाइनें लिख देना। फिर थर्ड क्या है? लिपिड्स है, लिपिड्स को हम फैट्स कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। फिर फोर्थ है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं आपके जैसे इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जैसे जिंक है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब के सब आपके मिनरल्स हैं। एंड मिनरल्स क्या करते हैं? दे टेक पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। दे टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हो गया मिनरल्स। अच्छा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ आपका है विटामिन। अब विटामिन आपको मैंने सारे पढ़ा दिए, पता है ना आपको? विटामिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर होने वाले बहुत से वाइटल रिएक्शंस स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर स्लो होंगे, आप प्यारे नहीं होंगे,
हेल्दी नहीं होंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे। अगर विटामिन हो तो ऐसे स्पीड से रिएक्शन हो रहे होंगे, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मशीनरी होगा, तो आप ऐसे एक्टिव, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, क्लियर। ठीक है, तो विटामिन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। फिर 6 नंबर पे आ जाता है फाइबर। फाइबर थोड़ी फाइबर होता है, जैसे जिन सब्जियों जैसे होल ग्रेन्स हैं उसमें फाइबर होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है? फाइबर आपको रफेज प्रोवाइड करता है। अच्छा आप सुनो होता क्या है। आप जो फूड अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट खाएंगे ना, उसके अंदर कोई ऐसे फाइबर नहीं होगा, मतलब ऐसे थोड़ी खुश्का खुश्की वाली चीज नहीं होगी, तो वो ना आपके अंदर जो है ना वो जमना शुरू हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगा। तो रफेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इट कीप्स योर इंटेस्टाइन क्लीन, साफ कर देता है इंटेस्टाइन को, एंड क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, तो फाइबर बहुत जरूरी है डाइट के अंदर इंक्लूड करना, बहुत बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फूड नहीं खाना। एंड सेवंथ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज वाटर। वाटर क्या है? वही सिंपल सी बात है, 60 to 70% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। इंसान बना ही वाटर से, पानी से मिलके बना हुआ है, तो पानी तो जरूरी है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस वाटर की एब्सेंस में होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा आप सारी चीजें। तो आपने क्या करना है, बैलेंस डाइट को स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन को, और आपने कहना है बैलेंस डाइट वो होती है, एक कहानी स्टार्ट करनी है, बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर ये 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड हो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 करके दो दो लाइनें छोड़ के ये सारे हेडिंग्स बनाने हैं, और इनके दो दो लाइनों के अंदर लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स ये करते हैं, प्रोटीन्स ये करते हैं, लिपिड्स ये करते हैं, इतनी इतनी एनर्जी देते हैं, मिनरल्स ये करते हैं, 1 लाइन, विटामिन ये करते हैं, फाइबर ये करता है, वाटर ये करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। दैट्स इट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रह गया है। हमारा पहला घंटा बिकॉज वेस्ट हो चुका था, ये कोई 40 मिनट्स के करीब हमारे वेस्ट हुए थे, वो मीटिंग वाला प्रॉब्लम, तो वो वाला वो थोड़ा सा जो इशू था, और फिर आपकी बहुत सारी बातें। ठीक है, देखो हो गया ना, सुकून हो गया। तो ये जो होता है ना कि चैट ऑफ कर दें, ये बड़ा इनफेक्टिव मेथड है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? फिर आप नलायक हैं अपने एंड पे कि आप हैंडल नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, तो चैट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन हम जरा सुकून से तमीज से पढ़ें। ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखें, और क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। जिसका कोई प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन पूछ ले। और हमने ये वाले आज टॉपिक्स पढ़े हैं जो इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, कल की जब क्लास होगी ग्रुप में भाई लिंक भेज दूंगी, बस कोई मसला नहीं। हाँ जी, नोट्स आपने काशिफ ऐसे बनाने। थैंक यू जी। और फिर एंजाइम्स आपने पढ़ना है, एंजाइम था दूसरा टॉपिक। लव यू टू, लव यू ऑल। और उसके बाद विटामिन है, विटामिन के बाद वाइट फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। आगे आगे आप पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। कल डाइजेस्टिव सिस्टम सुबह पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कल हमारी दो क्लासेस होंगी। एक हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी, रात 10 बजे कल क्लास होगी। ठीक है, 10:30 नहीं होगी, 10 बजे क्लास होगी। 10:15 कर लेंगे, 10:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्केड्यूल करके दोनों क्लासेस का लिंक भेज देती हूँ। और एक आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी 12 PM to 1:30। ठीक है, और रात को भी 10:15 to 12, 12 बजे आपकी क्लास एंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। और नताशा, थैंक यू सो मच। आगे आगे बेहतर हो जाएगा, आज अगर कोई कमी भी रह गई है तो माफी देना, आगे मैं बेहतर कर लूंगी। और अभी एमसीक्यूज आपको 100 एमसीक्यूज की फाइल शेयर करती हूँ, वो आपने जब जब टाइम मेरे 20 20 30 30 करके कर लेने हैं। पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके आगे 4 ऑप्शंस होती हैं, आपने करना है
वो वाले एमसीक्यूज हैं जो सबसे ज्यादा सीएसएस के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जिससे आपको ना पता लग जाएगा। ठीक है। उजैर नहीं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, मेटाबॉलिज्म वाली चीजें आहिस्ता आहिस्ता बायो